स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का जो मॉडल क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे उसमें हम लोग जो MCQ है उसमें 1 से 100 तक हम लोग MCQ पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला आपका ये इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेक्शन बी पढ़ेंगे और सेक्शन बी में आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन में से अगर हम लोग देखें तो 30 में से हमें 15 प्रश्नों का आंसर इसमें देना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखिए, डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हम आंसर लिखेंगे तो इस तरह से कॉपी के बीच में आंसर 1 इस तरह से लिख के और तब नीचे से लिखना हम उसका आंसर शुरू करेंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को शॉर्ट में IVC भी हम लिख सकते हैं, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटेंडेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको सही कर लीजिएगा, इसका जो एग्जैक्ट होगा उसमें हो जाएगा 12,99,600। 12 लाख इस सबको इसको घेर दीजिए, इसको राउंड कर दीजिए, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इसका विस्तार है, एक्सटेंशन है। स्पेनिंग मॉडर्न डे पाकिस्तान, आज के समय इसका जो विस्तार है वह पाकिस्तान में है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम में भारत में है। एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अफगानिस्तान में 2 ही हिस्सा है, एक सोर्तुगाई है और एक मुंडी गाक है। वहीं पर अफगानिस्तान के 2 ही जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है। मेजर साइट्स इंक्लूड हड़प्पा, और अगर हम देखें तो बड़े आकार के जो साइट्स है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। लोथल इन गुजरात, ये लोथल है जहाँ से डॉकयार्ड के एविडेंस मिले हैं। एंड अदर्स अप टू मांडा, और ये जम्मू कश्मीर तक इसका एक्सटेंशन है और जम्मू कश्मीर में मांडा है। इन जम्मू कश्मीर यहाँ लिख रहा टू द नॉर्थ, उत्तर में अगर देखा जाए तो। एंड दैमाबाद, और ये दैमाबाद जो है इन महाराष्ट्र टू द साउथ, और दक्षिण में अगर देखा जाए एक्सटेंशन तो दैमाबाद तक है, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। यानी नॉर्थ में हम देखें तो मांडा तक है जम्मू कश्मीर के, साउथ में महाराष्ट्र तक, और वेस्ट में अगर हम देखें तो फिर वो पाकिस्तान का जो आलम क्या बोलते हैं, ये सुतका गंडोर जाता है, लेकिन उसका चर्चा नहीं किया, हमें एक्सटेंशन सिर्फ बताना, तो हम इतना ही लिखेंगे पर्याप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, हिंदी मीडियम वाले से, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख नहीं 12,99,600 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, लोथल ये गुजरात में है। प्रमुख स्थल है या उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, से दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत थी। सिर्फ इसका एक्सटेंशन लिखना था 2 नंबर में, तो इतना हम लिखेंगे एकदम सफिशियंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं, सेक्शन बी का। डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियों की बनावट है, नालियों की को बनाने के जो तरीके हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसी तरह से कॉपी के बीच में हम लिख देंगे आंसर 2 ऊपर और तब हम नीचे आंसर लिखेंगे। द IVC फीचर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC शॉर्ट में लिखे, आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखिएगा।
The Indus Valley civilization featured an advanced drainage system के स्वरूप में देखा जाए तो बहुत ही उन्नत आपको नालियों के बनाने की पद्धति है विथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज। और ये जो ड्रेन है इसकी नालियां है वो अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे से है, मेड ऑफ प्रेसाइजली लेड ब्रिक्स, और ये ईंटों से बनी हुई है एलॉन्ग मेन स्ट्रीट्स, और ये मुख्य गलियों में खुलती है, से क्या है कनेक्टेड है टू हाउस ड्रेन्स, यानी घरों की जो नालियां है वह मेन स्ट्रीट्स मुख्य गलियों की जो नालियां है उससे कनेक्टेड है। एंड इंस्पेक्शन होल्स एंड इन इंस्पेक्शन होल्स फॉर क्लीनिंग, और साफ करने के लिए अगर देखा जाए तो बीच बीच में मेन आपको होल भी बनाए हुए हैं, बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ है जहाँ कचरा वगैरह अगर इकट्ठा हो जाए तो हम वहाँ से साफ कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड बाथरूम्स फ्लोड थ्रू टेराकोटा पाइप्स, और टेराकोटा यानी टेराकोटा के पाइप बने हुए हैं, टेराकोटा के जो पाइप बने हुए हैं उस पाइप के माध्यम से छत के जो पानी है और बाथरूम्स के जो पानी है वो बह जाते हैं इनटू स्ट्रीट ड्रेन्स, गली की नलियों में। केसिंग अर्बन प्लानिंग 4500 ईयर्स एगो, यानी हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 4500 वर्ष पहले ये शहरी योजना के जैसा ये शो होता है, दिखता है। तो अब देखिए इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली, पानी को निकालने की प्रणाली पर हमें चर्चा करना है। तो घरों से नालियाँ मुख्य सड़कों के साथ जुड़ी भूमिगत ईंटों की नालियों से बनी जिनमें सफाई के लिए छेद थे। घरों से नालियाँ मुख्य सड़कों के साथ जुड़ी हुई थी और भूमिगत ईंटों यानी अंडरग्राउंड ब्रिक्स की नालियों से बनी थी जिनमें सफाई के लिए क्या थे, आपको छेद थे। छतों का पानी टेराकोटा पाइपों से सड़क नालियों में जाता था, सड़क यानी मुख्य सड़क थे उसके नालियों में जाता था। ये थोड़ा सा भाषाई असुविधा होगी तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। आंसर 3, अशोका यूज्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट इन इंस्क्रिप्शंस। अशोक ने अपने अभिलेखों में, अपने इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज किया। ब्राह्मी वाज प्रीडोमिनेंट इन मोस्ट ऑफ इंडिया, ये ब्राह्मी लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैली हुई थी। वाइल खरोष्टी वाज यूज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जबकि खरोष्ठी का उपयोग नॉर्थ वेस्ट में किया जाता था। मॉडर्न पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ खरोष्ठी लिपि का यूज किया जाता था, और जो इंडिया का मोस्ट पार्ट है वहाँ पर आपको ब्राह्मी लिपि यूज किया जाता था। तो ये अशोक के जो अभिलेख है वो कई लिपियों में लिखे गए थे। इसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और भी कई लिपियां हैं, लेकिन उसमें से 2 लिपियों पर हमें नोट्स लिखना था एक तरह से। तो अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित लिपियों का प्रयोग किया गया। सिर्फ लिपि का नाम लिखना था, प्रयोग किया गया, इतना लिख दीजिएगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, किया गया है। और डैश दे करके 1 नंबर में आप ब्राह्मी लिपि और दूसरे में खरोष्ठी लिपि, आप इतना लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनिष्काज आर्ट्स स्टाइल। कनिष्क के जो कला शैली है, कनिष्क का जो कला शैली है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनिष्काज आर्ट स्टाइल। कनिष्क की कला शैलियों का क्या करना है, वो उसकी विशेषताएं लिखना है। 4 नंबर अगर हम देखें तो ड्यूरिंग कनिष्काज रीजन, कनिष्क के शासन काल में
गांधार ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस्ड यूजिंग एस्किस्ट स्टोन फॉर रियलिस्टिक बुद्धा इमेज। अगर हम देखें तो इसमें आपको जो गांधार शैली है, कनिष्क के रीजन में, कनिष्क के शासनकाल में आपको गांधार शैली और मथुरा शैली, ये मथुरा स्टाइल और गांधार स्टाइल, दो स्टाइल जो है फेमस थे, सिर्फ शैलियों का नाम लिखना था। तो आप लिख सकते हैं कि कनिष्क के काल की कला शैलियाँ निम्नलिखित थी, निम्नलिखित थी, और डैश देके गांधार और मथुरा शैली लिख सकते हैं। गांधार और मथुरा शैली इसमें जोड़ दी, ये दो शैली थी। अब इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि गांधार शैली में किस प्रकार का मूर्ति बनता था और मथुरा शैली में किस प्रकार का। तो लॉन्ग में हमें जाना है तो आप लिख सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनिष्काज आर्ट स्टाइल आर फॉलोइंग, और उसमें आप एक लिख दीजिए गांधार स्टाइल और एक लिख दीजिए मथुरा स्टाइल, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, राइट द 2 रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। मगध के उत्थान के लिए 2 कारणों का उल्लेख करें। 2 की रीजन्स फॉर मगध महाजनपद राइज। मगध महाजनपद के उत्थान के लिए 2 कारण जो थे, वेयर इट्स फर्टाइल गैंगेटिक लोकेशन, ये गंगा के जो क्षेत्र थे उसका उपजाऊ होना था। गंगा नदी के आसपास ही मगध महाजनपद का एक्सटेंशन था, और चूँकि गंगा का जो ज़मीन था वो फर्टाइल लैंड था, यानी फर्टाइल जो गैंगेटिक लोकेशन है, ये एक कारण है। विथ आयरन, लोहे की उपलब्धता, आयरन डिपॉजिट्स के साथ, इनेबलिंग एग्रीकल्चर सरप्लस। इसके कारण क्या होता है कि जो कृषि है वह सरप्लस होता है, यानी हमारे आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, और इसके कारण हम अपने मजबूत सेना के लिए खाद्य पदार्थों का हम क्या कर सकते हैं, स्टोर जो है से हम कर लेते हैं। और मजबूत सेना के लिए खाने पीने के लिए तो चाहिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको अच्छा उत्पादन कर लेते हैं इसके कारण। एंड स्ट्रेटजिक पोजीशन कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स, और जो आप देखिएगा तो उस समय नदी के रास्ते से आपको जो व्यापार होता था, तो ट्रेड रूट्स पर भी जो है इसका पूरा कंट्रोल था मगध एम्पायर का। तो ये सब कारण है इसके राइज होने का। तो मगध महाजनपद के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे, निम्नलिखित कारण थे। तब डैश दे के लिख दीजिएगा, उपजाऊ भूमि एवं लौ अयस्क भंडार से कृषि अधिशेष और सेना का मजबूत होना, ये कारण था, और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण आदि, ये 2 कारण आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा 6 नंबर देखिए, राइट द 4 काइंड्स ऑफ मैरिज सिस्टम मेंशन्ड इन महाभारत। महाभारत में वर्णित 4 प्रकार के विवाह के 4 प्रकार का हमें क्या करना है, ये प्रकार सिर्फ लिखना है, सिर्फ 4 प्रकार। तो हम कह सकते हैं कि द 4 काइंड्स ऑफ मैरिज सिस्टम मेंशन्ड इन महाभारत आर फॉलोइंग, उतना ही काफ़ी है। और इतना सारा चीज़ ऐसे भी यहाँ लिखा है कि 4 टाइप्स ऑफ मैरिज डिस्क्राइब इन महाभारत आर ब्रह्म विवाह, इसको गिफ्ट ऑफ ब्राइड टू लर्नेड ग्रूम, यानी कह सकते हैं कि एक वधू को एक शिक्षित वर को सौंपना, इसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। उसके बाद दैव विवाह, ये दूसरे प्रकार का मैरिज है, इसका भी महाभारत में चर्चा है। ब्राइड गिवन टू प्रीस्ट इन सैक्रिफाइस, और यज्ञ में अगर कोई पुरोहित जो पृष्ठ है, पुजारी है, अगर किसी का यज्ञ संपन्न करा देता है तो उस यज्ञ का जो खर्च है उसके बदले दुल्हन यानी ब्राइड का दान करना, इसको दैव विवाह कहा जाता था। उसके बाद गंधर्व विवाह, इसमें लव मैरिज और कंसेंट बेस्ड आता था।
कंसेंट वेट्स मतलब कह सकते हैं कि इसमें वर और वधू की ही सिर्फ मर्जी होती थी, उसके माता पिता की मर्जी नहीं होती थी, इसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो इसका भी चर्चा महाभारत में है। एंड राक्षस बाय फोर्स और ज़बरदस्ती अगर विवाह किया जा रहा है तो वैसे विवाह को राक्षस विवाह के श्रेणी में रखा जाता था। अब महाभारत में विवाह के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। हिंदी मीडियम वाले इतना ही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना इतना ही लिखेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। डैश दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए। 1 नंबर में ब्रह्म विवाह, 2 नंबर में दैव विवाह, 3 नंबर में गंधर्व विवाह यानी इसी को प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं, और 4th नंबर में अगर देखिएगा राक्षस विवाह। तो ये ज़बरदस्ती यानी फोर्सली अगर ये विवाह हो रहा है तो इसी को हम राक्षस विवाह की श्रेणी में रखते थे। और इस 4 प्रकार के मैरिज का चर्चा महाभारत में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिलाइनियल फैमिली फीचर्स। मातृसत्तात्मक परिवार के आपको कैरेक्टर विशेषताओं को लिखना है। तो मैट्रिलिनियल फैमिलीज ट्रेस डिसेंट एंड इनहेरिटेंस थ्रू द मदर, यानी कह सकते हैं कि सत्तात्मक जो परिवार है उसकी पहचान माता से होती है। विथ मैट्री लोकेलिटी वेयर हस्बैंड्स रिसाइड नियर वाइफ्स फैमिली। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर महिला रहती है वहीं पर उसके पति को भी रहना पड़ता है, यानी महिला के घर पर पति को आना पड़ता है। तो इस तरह के हम व्यवस्था को हम मैट्रिमोनियल फैमिली कहते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जा रहा है। एंड वोमेन होल्डिंग ऑथोरिटी ओवर प्रॉपर्टी, और पूरी जो संपत्ति है उसकी मालिक ये वोमेन होती थी, महिलाएं होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। इसी को हम हिंदी में मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। डैश दे दीजिए, 1 में लिख दीजिए वंश माता से चलता है। विवाह पश्चात पति ससुराल में रहता है, और संपत्ति लड़कियों को उत्तराधिकार, संपत्ति में लड़कियों को उत्तराधिकार है, यानी पिता के मरने के बाद, माता के मरने के बाद जो संपत्ति है उसका मालिक उसकी बेटी होगी। ये आपको कह सकते हैं कि मैट्रिलाइनियल फैमिली का ये फीचर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा जाता है। 8 नंबर देखिए, राइट द फोर नोबल ट्रूथ्स ऑफ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के 4 नोबल ट्रूथ आर्य सत्य का नाम लिखना है आपको। तो द 4 आर्य सत्य इन बुद्धिज्म आर फॉलोइंग, और डैश दे दीजिए, और 1 नंबर में लिख दीजिए दुख, सफरिंग एग्जिस्ट्स। पहला जो आर्य सत्य है वो दुख है, यानी जो व्यक्ति भी जन्म लेके आया है उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद समुदाय, ओरिजिन ऑफ सफरिंग इन क्रेविंग, यानी इस दुख का कारण है। 3 निरोध, सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी इस दुख को दूर करने के उपाय हैं। और मग्गा, पाथ टू सफरिंग वाया 8 फोल्ड पाथ, और कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से दीर्घ इसका जो है से मध्यम प्रतिपदा, इसको मिडिल पाथ भी हम कह सकते हैं एक तरह से। और दुख को दूर करने का उपाय क्या है? मिडिल पाथ, इसी को मग्गा यहाँ पर लिखा है। पाथ टू एंड सफरिंग भाया 8 फोल्ड पाथ, मतलब कि 8 जो ये तरीके बताए हैं बुद्ध ने, उसका प्रयोग करके हम इसको एंड कर सकते हैं, और उसी को मार्ग कहा गया है, और उसी 8 मार्ग को बताया गया है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। हिंदी मीडियम वाले लिखने का तरीका देखिए, निम्नलिखित है। डैश देके 1 में दुख है, दूसरा दुख समुदाय यानी दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध, दुख को दूर करने का उपाय, दुख का दूर करना जरूरी है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और दुख को दूर करने के उपाय क्या है? मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है। उसके बाद 9 नंबर देखिए,
10 तक आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद और तेजी से इसको फिर आगे खींचेंगे। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। व्हाट इज साल भंजिका? आंसर 9 देखिए, ये साल भंजिका क्या है? तो ये साल भंजिका इज ए स्कल्पचर ऑफ ए ओमेन। ये साल भंजिका जो है एक ओमेन की मूर्ति है। इन त्रिभंग पोज, दो त्रिभंग मुद्रा में है, ब्रेकिंग और सेकिंग साल ट्री ब्रांच, जो साल के पौधों को तोड़ रही है। सिम्बोलिजिंग फर्टिलिटी एंड एसोसिएटेड विथ गुप्ता एरा, और ये गुप्त युग से संबंधित है। ट्री वर्शिप रिचुअल्स, और इससे हम कह सकते हैं कि गुप्त शासन काल में पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी, यानी ट्री वर्शिप होता था। ये इससे हमें क्या मिल रहा है? ये एविडेंस मिल रहा है। इसी को साल भंजिका कहते हैं। साल भंजिका क्या है? तो साल वृक्ष की डाली तोड़ती स्त्री की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में, जिसमें गुप्तकालीन वृक्ष पूजा, ट्री वर्शिप इसी को कहेंगे, वृक्ष पूजा का प्रमाण मिलता है। इस साल भंजिका की मूर्ति से हमें वृक्ष पूजा का प्रमाण मिलता है। किसमें? गुप्त युग में, गुप्तकालीन काल में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। When and where did अल्बेरुनी's birth take place? अल्बेरुनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर 10। अल्बेरुनी was born on September 15, 973 CE। अल्बेरुनी का जन्म 15 सितंबर 973 ईस्वी को हुआ था। इन ख्वारिज्म, ख्वारिज्म कहाँ है? मॉडर्न उज्बेकिस्तान में है। और उज्बेकिस्तान से अल्बेरुनी पर्सिया चला गया था, फारस चला गया था, और उसी फारस से आपको महमूद गजनवी जब अटैक करता है इंडिया पर 17 टाइम, 17 बार अटैक करता है, तो ये महमूद गजनवी के साथ ही अल्बेरुनी भारत आता है। तो अल्बेरुनी का जन्म 15 सितंबर 1973 ईस्वी को ख्वारिज्म में हुआ। ख्वारिज्म कहाँ? उज्बेकिस्तान में है। और आगे चलकर ये ख्वारिज्म से कहाँ चला जाता है? पर्सिया चला जाता है, फारस चला जाता है। और इसी फारस से महमूद गजनवी जब भारत पर अटैक करता है तो इसी के साथ ये भारत आता है। महमूद गजनवी के साथ कहाँ आता है? भारत आता है। भारत आता है कौन? ये अल्बेरुनी आता है। और ये कई भाषाओं का बहुत बड़ा विद्वान है, और यहाँ आकर के ये भारत के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद लिखता है। और ये किताबुल हिंद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उससे हम कहेंगे कि पूर्व मध्यकाल के इतिहास का हमें इस किताबुल हिंद से जानकारी मिलती है। और इसको लिखा है ये कौन लिखा है? अल्बेरुनी ने, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इस तरह से आज हमारा हिस्ट्री 2026 का जो मॉडल क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। और आगे हम लोग सेक्शन बी को पढ़ रहे हैं, जिसमें 30 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से 10 को आज हमने किया, बाकी को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।